वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अब हमारी परीक्षा जो थी एलटी टेट जून की हो चुकी है एलटी टेट के लिए। तो काफ़ी सारे बच्चों के अच्छे एग्ज़ाम भी हुए हैं और काफ़ी सारे के नहीं भी हुए हैं। जो भी एग्ज़ाम देकर आया है उसे स्वयं को पता है कि उसका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। इसी को ध्यान में रखकर हमारी टीम के द्वारा नया बैच बिठाया जा रहा है एलटी टेट दिसंबर 2024 के लिए। अगर आप में से कोई ऐसे कैंडिडेट है जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है या फिर अभी तक आपने एलटी टेट की परीक्षा नहीं दी है, तो आप जो हमारा नया बैच है इसमें एनरोल हो सकते हैं। तो जो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8219312129। एलटी टेट से संबंधित कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसकी सारी जानकारी ले सकते हो। वैसे आप इस वीडियो को भी पॉज करके इसकी जानकारी को स्वयं रीड कर सकते हो। काफ़ी नॉमिनल चार्जेस यहाँ पर रखे गए हैं एलटी टेट के बैच के साथ जुड़ने के लिए, और अच्छे से आपकी हिंदी और हिंदी ग्रामर की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप बैच के साथ जुड़ के तैयारी करोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा जो टेट की परीक्षा को क्रैक करने के लिए। अधिक जानकारी के लिए जो हमारा नंबर है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बेवक्त और बेमतलब की उलझनों में ना उलझा करें, क्योंकि यही आपको आपके लक्ष्य से दूर कर देती हैं। वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है 61। इसमें पूछा गया है, दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन होंगे? विकल्प में है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर 61 का सही विकल्प का चयन करें, क्या आएगा? तो जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएंगी आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं जूही की कली, बह तोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा इत्यादि। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन होंगे? विकल्प में है कबीर, जायसी, मीरा या रसखान। तो 62 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प ए। प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीरदास की होंगी। ठीक है, यहाँ पर जो कबीरदास हैं ये निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं। जायसी इन्हें प्रेमाख्यान परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक माना जाता है। और जो मीराबाई हैं ये कृष्ण काव्यधारा से संबंधित है, और रसखान ये भी कृष्ण काव्यधारा से संबंधित हैं, और ये चारों ही भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। इसका भी ध्यान रखना है आपने, ये भी महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न में जाने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा एलटी टेट, एलटी कमीशन और पीजीटी हिंदी के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो उन्हें लेने के लिए संपर्क कर सकते हो। संपर्क सूत्र है 8219312129। इस पे आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको सारी जानकारी आपको प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है ना। बहुत ही उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण श्रेणी के कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न में पूछा गया है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डैश का नाम लिया जाता है। तो बताना है कि जो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? विकल्प में है कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास या कृष्णदास। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प भी, सूरदास का नाम लिया जाता है। बाकी जो कुंभन दास है, परमानंद दास है, कृष्णदास है, ये चारों ही अष्टछाप कवियों के अंतर्गत आते हैं। आपने यहाँ से नाम से ही स्पष्ट कर लिया होगा कि जो अष्टछाप है इसमें 8 कवि हैं। ठीक है, और जो 4 कवि हैं तो ये तो हो जाएंगे बलवाचार्य के, और जो 4 दूसरे कवि होंगे तो ये हो जाएंगे यहाँ पर आपके विट्ठलनाथ के। तो कई बार ये भी प्रश्न बनता है कि जो अष्टछाप है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो अष्टछाप की स्थापना की गई है विट्ठलनाथ के द्वारा, और जो विट्ठलनाथ थे इनके पुत्र थे गोकुलनाथ। ठीक है, और जो बलवाचार्य हैं ये आपके विट्ठलनाथ के पिता माने जाते हैं। और कई बार ये भी प्रश्न बनता है कि जो सूरदास हैं और कुंभन दास हैं इनके आचार्य कौन थे? तो बलवाचार्य इनके आचार्य माने जाते हैं। और फिर जो नंददास के आचार्य पूछे जाते हैं, तो जो नंददास के आचार्य होंगे तो ये होंगे आपके विट्ठलनाथ। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए 64। तो इसमें पूछा गया है, रामचरितमानस की भाषा क्या है?
विकल्प में है भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या अवधी। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो रामचरितमानस है किसकी रचना है, तुलसीदास जी की रचना हो जाएगी ये। और इसकी भाषा क्या है, तो ये हो जाएगी अवधी भाषा। तो कई बार यहाँ से ये भी प्रश्न बनता है कि जो रामचरितमानस है इसमें कितने खंड या सर्ग हैं, तो यह कांड है, इसमें है 7 कांड। इसका भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है ना, ये भी प्रश्न बनता है। इसी प्रकार से कई बार ये प्रश्न पूछा जाए कि जो पद्मावत है इसकी क्या भाषा है, तो इसकी भाषा भी अवधी ही होगी। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूषण किस रस के कवि थे? विकल्प में है रौद्र, करुण, वीर या श्रृंगार रस। तो जो भूषण थे ये थे वीर रस के कवि, ठीक है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस काल से संबंधित रहे हैं, तो ये रहे हैं रीतिकाल से संबंधित। रीतिकाल में अधिकतर कवि या विद्वानों के द्वारा श्रृंगारिक रस का प्रयोग किया गया है, सिवाय भूषण के। भूषण इकलौते कवि हैं जिन्होंने वीर रस का अधिक प्रयोग किया है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये भी प्रश्न बनता है कि जो भूषण और ये जो भूषण थे इनके आश्रयदाता कौन थे? छत्रसाल और शिवाजी, ये दोनों ही इनके आश्रयदाता माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर जाने से पहले आपको बता देता हूँ, काफ़ी दिनों से मुझे ये विचार आ रहा है कि हमें एक डिस्कशन ग्रुप भी लॉन्च करना चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो। आपको कमेंट में बताना है कि वो किस प्रकार का ग्रुप होना चाहिए, क्या उसे टेलीग्राम में बनाना चाहिए या फिर उसे व्हाट्सएप के द्वारा बनाना चाहिए। ये सब आपके कमेंट पर निर्भर करेगा, आपकी कितनी संख्या है जो इसकी ओर उत्साहित है कि बनाना चाहिए। अगर कम कमेंट आते हैं तो नहीं बनाया जाएगा, अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे अपनी सभी राय दें क्या बनाना चाहिए या नहीं, ठीक है ना। ये सभी आपके कमेंटों पर निर्भर है, तभी बनाया जाएगा, ऐसे नहीं। इसी के साथ आपको बता दूं हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, अगर अभी तक आपने उसे ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी जाइए उसे अभी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? विकल्प में है अब्दुल रहमान, सरहप्पा, स्वयंभू या पुष्पदंत। तो जो 66 का सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी। जो स्वयंभू थे इन्हें हिंदी का आदि कवि माना जाता है। कहीं कहीं पर यह भी विवाद है कि जो सरहप्पा को भी हिंदी का आदि कवि माना जाता है, परंतु सही उत्तर तालिका में स्वयंभू दिया गया है, ठीक है। इसके पश्चात अगर सरहप्पा से संबंधित प्रश्न पूछे जाए तो ये भी ध्यान रखना आपने, इनका संबंध रहा है सिद्ध संप्रदाय से, सहजयान का इनके द्वारा परिवर्तन किया गया है। और जो स्वयंभू थे इनका संबंध रहा है जैन संप्रदाय से, ठीक है। इसके पश्चात देखिए जो दोहा कोश है सरहप्पा की रचना है, और जो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था, तो ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा माना गया था, इसका भी ध्यान रखना है आपने। और जो लिखनमी चरियू है, स्वयंभू चरियू है, ये सभी आपकी स्वयंभू की रचना मानी जाती हैं। देखिए आगे प्रश्न आ गया जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो रामचरितमानस है इसमें कितने कांड हैं, तो इसमें कांडों की संख्या है 7। अगला प्रश्न देखिए 68। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? विकल्प में है श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन या हरिशंकर परसाई। तो 68 का सही विकल्प क्या होगा? तो 68 का सही विकल्प हो जाएगा जो हरिशंकर परसाई थे, ये व्यंग्य लेखक माने जाते हैं या व्यंग्य आलोचक माने जाते हैं। इनके द्वारा अधिकतर व्यंग्य निबंध लिखे गए हैं, ठीक है ना। इसके पश्चात अन्य विकल्पों की ओर रुख करते हैं। तो जो श्याम सुंदर दास है ये सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक माने जाते हैं। इन्होंने 1900 ईस्वी में इसका संपादन किया था सरस्वती पत्रिका का, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। क्या यह राजनीतिक समस्या पर आधारित है? क्या यह मनोवैज्ञानिक समस्या पर आधारित है? क्या यह शिक्षा समस्या पर आधारित है? क्या यह तलाक से जुड़ी बाल समस्या पर आधारित है? तो चलिए बताइए क्या विकल्प यहाँ पर सही होगा? तो सही विकल्प हो जाएगा 69 का डी, तलाक से जुड़ी बाल समस्या पर आधारित है। चलिए संक्षेप में यहाँ पर आपको इसकी कहानी बता देता हूँ कि जो आपका बंटी उपन्यास है, तो पहले तो याद रखना आपने ये क्या है, ये है एक उपन्यास है, ठीक है। और इसके उपन्यासकार कौन है? तो ये थी मनु भंडारी, ठीक है।
और जो मनु भंडारी है, इनके द्वारा इस उपन्यास में बताया गया है किस प्रकार से एक खुशहाली परिवार होता है। इनमें अपने दाम्पत्य के प्रति वर्चस्व के लिए जंग छिड़ जाती है और ये एक दूसरे को तलाक दे लेते हैं, ठीक है ना। फिर इनका जो पुत्र होता है बंटी, वो इन दोनों के तलाक के बीच में पिसने लगता है। कभी वो अपने पिता की ओर रुख करता है और कभी माता की ओर। इसी से संबंधित ये पूरी कहानी इस उपन्यास में वर्णित की गई है। पहले माँ बाप का तलाक होता है, फिर बच्चे की बाल मनोवैज्ञानिक समस्याएं उसके समक्ष आ जाती हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 70 हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन हैं? विकल्प में है राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव, दुर्गा प्रसाद शुक्ल। तो जो 70 का सही विकल्प हो जाएगा, तो जो हिंदी पत्रिका थी कादम्बिनी, तो इसके जो संपादक रहे हैं राजेंद्र अवस्थी रहे हैं, ठीक है। सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ से आपको एक प्रश्न छोड़ देता हूँ, आपने बताना है कि जो राजेंद्र यादव थे, इनकी एक धर्मपत्नी थी, उनका क्या नाम था, ठीक है ना। तो ये भी आपने बताना है। वे भी प्रसिद्ध लेखक रही हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 71 दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? विकल्प में है रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या श्रृंगार रस। बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर। तो जो दिनकर है, रामधारी सिंह दिनकर, इन्हें माना जाता है वीर रस का कवि, ठीक है। यहाँ से कुछ एक इनकी जो पुस्तकें हैं उन्हें रेकमेंड करूँगा कि आपको अवश्य उन्हें देखना चाहिए या पढ़ना चाहिए। रश्मि रथी, जो इनकी रचना है रश्मि रथी, मैं कहूँगा कि आप सभी जाइए और एक बार यूट्यूब में सर्च करिए रश्मि रथी, ठीक है ना। अगर आप एक बार इसे सुनेंगे तो आपके अंदर इस प्रकार का जोश भर जाएगा कि आप अपने लक्ष्य के प्रति और भी उन्मुख हो जाएंगे, ठीक है ना। समय समय पर आपको इनकी वीडियो देखते रहना है, जिससे आपको अपने लक्ष्य की ओर जानने के लिए सुविधा मिल जाए, ठीक है ना। आपने सर्च करना है मनोज मुंतशिर रश्मि रथी, तो देखिए कितना सुंदर व्याख्यान उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 72 निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो जो निराला थे, इन्हें अवसरवादी कवि माना जाता है, या क्रांतिकारी कवि माना जाता है, या पलायनवादी कवि माना जाता है, या भाग्यवादी कवि माना जाता है। तो बताना है कैसे कवि हैं निराला जी। तो जो निराला जी थे, ये आपके थे क्रांतिकारी कवि, ठीक है ना। जिस प्रकार के दिनकर थे उसी प्रकार के ये भी थे निराला जी। कई बार आपसे ये भी प्रश्न बनता है कि जो पलायनवाद से क्या अभिप्राय है? तो पलायनवाद से अभिप्राय होता है क्विट कर देना या छोड़ देना, ठीक है ना। तो जो हिंदी साहित्य के प्रसाद जी हैं, इन पर कई बार ये आरोप लगाया गया है कि ये पलायनवादी कवि थे। अगला प्रश्न है 73 निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? विकल्प में पुनर्नवा, परख, सेवा सदन, एकदा निमिष रानी। तो बताना है क्या होगा सही विकल्प यहाँ पर। तो 73 का सही विकल्प हो जाएगा परख, जैनेन्द्र का उपन्यास होगा। अगला प्रश्न है 74 हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? विकल्प में है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट। तो 74 का सही विकल्प जो यहाँ पर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विकल्प सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है 75 कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? विकल्प में है सदासुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजाशी प्रसाद या राजा लक्ष्मण सिंह। तो जो अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया गया था राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। डी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। देख रहा हूँ कि बहुत दिनों से आपके कम ही व्यूज़ वीडियो में आते हैं और लाइक और शेयर तो बहुत ही कम है, इसलिए हर एक मित्र को अपने एक मित्र के साथ इसे शेयर करना ही, ठीक है ना। क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम निरंतर अपने प्रयास को श्रेष्ठ करने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है ना। तो इसका आपने ध्यान रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 76
किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? विकल्प में है रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल। तो जो स्वर्ण काल कहा जाता है भक्ति काल को कहा जाता है। आपने भक्ति काल का समय बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या होगा? अगला प्रश्न है 77, सूरदास के गुरु कौन थे? अभी पीछे मैंने आपको ये बताया है, ठीक है ना। इस प्रश्न का उत्तर भी मैं नहीं दूंगा, आपने ही इस प्रश्न का उत्तर देना है। अगला प्रश्न है 78, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो जो कामायनी है सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है ना, जिन पर पलायनवादी होने का आरोप लगाया जाता है। तो ये किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है, ये चंपू काव्य है। तो जो कामायनी है ये है आपका महाकाव्य, ठीक है। इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें हैं आपके 15 सर्ग, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 79, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? विकल्प में है बिहारी, रसखान, घनानंद या सूरदास। तो 79 का सही विकल्प हो जाएगा गागर में सागर भरने का काम किया गया है बिहारी जी के द्वारा। इनके द्वारा बिहारी सतई नामक एक प्रसिद्ध रचना लिखी गई थी जिसमें 719 दोहे माने जाते हैं। प्रश्न बनता है कि जो बिहारी सतई है इसमें दोहों की संख्या कितनी है? 719 है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा गया है महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो जो महाभोज है पहले तो आपको याद रखना है। चलिए पहले उत्तर दे देता हूँ आपको। जो महाभोज विकल्प है भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, राजनीतिक समस्या या मनोवैज्ञानिक समस्या। 80 का सही विकल्प हो जाएगा सी, राजनीतिक समस्या। अब देखिए बता देता हूँ जो महाभोज है, एक तो ये किसकी रचना है? मनु भंडारी जी की रचना है। मनु भंडारी ने इसे नाटक के तौर पर भी लिखा है, फिर उपन्यास के तौर पर भी लिखा है। पहले लिखा था उपन्यास के तौर पे, ठीक है ना, फिर उपन्यास के बाद ये हो गया था नाटक, ठीक है। और जो महाभोज है ये इसमें जो राजनीतिक समस्या का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति को राजनीतिक आधारों पर फंसाया जाता है, उसके वोटों का लाभ लिया जाता है। उस संप्रदाय के जो दलित संप्रदाय से संबंधित ये नाटक है, इसका भी ध्यान रखना है। दलित संप्रदाय के लोगों को गुमराह किया जाता है और फिर नेताओं के द्वारा राजनीतिक लाभ उनसे लिया जाता है। अगला प्रश्न है 81, वापसी किस विधा में रचित है? विकल्प में है आत्मकथा, कहानी, संस्मरण या यात्रावृत्त। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है ना। 81 अगली वीडियो में आपको इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा मैं। जो वापसी है किस विधा में रचित है ये भी बताना है, फिर ये भी बताना है कि ये किन की रचना मानी गई है, ठीक है। इनके रचनाकार का नाम भी आपने बताना है। तो ठीक है, अब वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे और बड़ी शिद्दत से वीडियो को देखा, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।